नमस्कार दोस्तों, आईएएस टारगेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एथिक्स सब्जेक्ट पर वीडियो सीरीज स्टार्ट की है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस वीडियो में अरस्तु के बारे में डिस्कस करेंगे। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में शास्त्रीय काल के दौरान एक यूनानी दार्शनिक और बहुज्ञ व्यक्ति अर्थात बहुत विद्वान व्यक्ति था। अपने शिक्षक प्लेटो के साथ उन्हें पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है। उनके लेखन में कई विषय शामिल हैं: भौतिकी, जीव विज्ञान, प्राणी शास्त्र, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, काव्य, रंगमंच, संगीत, अलंकार शास्त्र, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति और सरकार। अरस्तु की फिलोसॉफी ने पश्चिम में ज्ञान के लगभग हर रूप पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला है और यह समकालीन दार्शनिक चर्चा का विषय बना हुआ है। अरस्तु का प्रारंभिक जीवन। अरस्तु का जन्म ग्रीस में हुआ था। जब अरस्तु बहुत छोटे थे तब उनके पिता निकोमेचस की मृत्यु हो गई। 17 या 18 वर्ष की आयु में वह एथेंस में प्लेटो की अकादमी में शामिल हो गए और 37 साल सी 347 ईसा पूर्व की उम्र तक वहीं रहे। अरस्तु ने 343 ईसा पूर्व में सिकंदर महान को शिक्षा दी। नैतिकता का लक्ष्य। अरस्तु ने नैतिक दर्शन को समझाने के लिए धैर्य, सावधानी, वर्णनात्मक दृष्टिकोण को लागू किया। यहाँ उन्होंने उन परिस्थितियों पर चर्चा की जिनके तहत नैतिक मूल्यांकन में शामिल गुणों और अवगुणों की प्रकृति, मानव जीवन में खुशी प्राप्त करने के तरीके और व्यक्तिगत एजेंटों को नैतिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अरस्तु के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा चरित्र या व्यक्तित्व का सवाल है। एक इंसान के लिए एक अच्छा इंसान बनने में क्या लगता है? हर गतिविधि का एक अंतिम कारण होता है जिस पर उसका उद्देश्य अच्छा होता है, और अरस्तु ने तर्क दिया कि चूंकि केवल बाहरी सामान का एक अनंत प्रतिगमन नहीं हो सकता है, इसलिए एक उच्चतम अच्छा होना चाहिए जिस पर सभी मानव गतिविधि अंततः लक्ष्य करती हैं। मानव जीवन के इस अंत को खुशी कहा जा सकता है, न तो सुख, धन और सम्मान की साधारण धारणाएं और न ही रूपों का दार्शनिक सिद्धांत इस अंतिम लक्ष्य का पर्याप्त विवरण प्रदान करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं या बौद्धिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, वे भी खुश नहीं हो सकते। सदाचार नैतिकता। सदाचार नैतिकता अरस्तु और अन्य प्राचीन यूनानियों द्वारा विकसित एक दर्शन है। यह नैतिक चरित्र के जीवन को समझने और जीने की खोज है। नैतिकता के लिए यह चरित्र आधारित दृष्टिकोण मानता है कि हम अभ्यास के माध्यम से पुण्य प्राप्त करते हैं। ईमानदार, बहादुर, न्यायी, उदार और अन्य सद्गुणों का अभ्यास करने से एक व्यक्ति एक सम्माननीय और नैतिक चरित्र विकसित करता है। अरस्तु के अनुसार सदाचार की आदतों का पालन करने से लोग नैतिक चुनौतियों का सामना करने पर सही चुनाव करेंगे। 3 प्रमुख नैतिक दर्शन के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए नैतिकतावादी मार्क व्हाइट और रॉबर्ट अर्प ने फिल्म द डार्क नाइट का उल्लेख किया, जहां बैटमैन को जोकर को मारने का अवसर मिला। उपयोगितावादी व्हाइट और अर्प सुझाव देते हैं कि वो जोकर को मारने का समर्थन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक जीवन लेने से बैटमैन बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाता है। दूसरी ओर डोंटोलॉजिस्ट जोकर की हत्या को सिर्फ इसलिए खारिज कर देंगे क्योंकि इसे मारना गलत है, लेकिन एक नैतिकतावादी व्यक्ति जोकर को मारने वाले व्यक्ति के चरित्र को उजागर करेगा। क्या बैटमैन उस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है जो अपने दुश्मनों की जान लेता है? नहीं, वास्तव में वह ऐसा कभी नहीं करेगा।
पुण्य नैतिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि एक गुणी इंसान होने का क्या मतलब है, और यह हमें नैतिक दुविधाओं के समाधान के लिए विशिष्ट नियम दिए बिना जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देता है। अरस्तु के विचार टेलियोलॉजी पर। अरस्तु को आमतौर पर टेलियोलॉजी का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन अगर टेलियोलॉजी का मतलब प्राकृतिक विज्ञान में इंडस या लक्ष्यों का उपयोग है, तो अरस्तु टेलियोलॉजिकल स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक था। अरस्तु के पूर्ववर्तियों के बीच टेलियोलॉजी संबंधी धारणाएं व्यापक थीं, लेकिन उन्होंने खुफिया या ईश्वर जैसे विलक्षण कारणों की अपनी धारणा को अस्वीकार कर दिया, जो प्राकृतिक चीजों का प्राथमिक कारण था। इसके बजाय वह प्रकृति को परिवर्तन के आंतरिक सिद्धांत के रूप में और एक अंत के रूप में मानता है, और उसकी टेलियोलॉजिकल व्याख्याएं प्राकृतिक पदार्थों के लिए आंतरिक रूप से अच्छी हैं। अरस्तु की फिलोसोफी को बाद में ईश्वर के अस्तित्व, मानव शास्त्रीय ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत, सृजनवाद, बुद्धिमान डिजाइन, जीवनवाद, शत्रुता, मानववाद और भौतिकवाद, विकास और तंत्र के विरोध के लिए टेलियोलॉजिकल प्रमाण के साथ स्वीकार किया गया था। लेकिन उनकी स्पष्ट कार्यप्रणाली और स्पष्टीकरण दोनों की परीक्षा वास्तव में उनके वैज्ञानिक कार्यों, भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और नृविज्ञान पर की पेशकश करती है। यह दर्शाती है कि अरस्तु का टेलियोलॉजी में दृष्टिकोण पारंपरिक विरोधों के माध्यम से एक मध्य पाठ्यक्रम चलाता है। कार्य और स्पष्टीकरण के बीच, तंत्र और भौतिकवाद के बीच, प्रकृतिवाद और मानववाद के बीच, यथार्थवाद और उपकरणवाद के बीच। स्वैच्छिक कार्रवाई। पहला, स्वैच्छिक क्रिया एक अधिनियमकर्ता द्वारा उत्पन्न होता है, जो अधिनियम की विशेष परिस्थितियों के ज्ञान के साथ होता है। स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक, मजबूरी से संबंधित, मिश्रित लेकिन अनैच्छिक की तुलना में अधिक स्वैच्छिक वांछित समय पर चुना गया। अपने आप में अनैच्छिक लेकिन दिए गए विकल्प के लिए वरीयता में स्वैच्छिक। उदाहरण, अत्याचारी आपके परिवार को बंदी बना लेता है और आपको कुछ अपमानजनक करने का आदेश देता है और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी देता है। अज्ञान से संबंधित, सही और गलत के सार्वभौमिक सिद्धांतों की अज्ञानता स्वैच्छिक नहीं, अज्ञानता के माध्यम से, लेकिन वह जिसके लिए कोई पीड़ा नहीं है और बाद में क्षमा करें। क्रोध या इच्छा के कारण किया जाता है, जो कार्य सही नहीं है। अरस्तु का कहना है कि उन्हें अनैच्छिक कहा जाता है। अज्ञानता में अभिनय। जब एक आदमी नशे में या गुस्से में होता है, तो उसे अज्ञानता के माध्यम से कार्य करने के लिए नहीं सोचा जाता है, लेकिन नशे या क्रोध के माध्यम से, और अभी तक जानबूझकर नहीं, बल्कि अज्ञानता में गलत कार्य करता है। दूसरा, अनैच्छिक कार्य एक अधिनियम किया गया, मजबूरी के तहत। एजेंट के बाहर कारण निहित है और एजेंट कार्रवाई में कुछ भी योगदान नहीं देता है। उदाहरण, एक बवंडर या अपहरणकर्ताओं द्वारा ले जाना, जिसका विरोध करना असंभव था, दर्दनाक मजबूरी, सुखद नहीं। अज्ञान से, जब एजेंट शामिल विशेष परिस्थितियों को समझ नहीं पाता है और उसके बाद दर्द और खेद होता है। उदाहरण, अज्ञान विषय के बारे में बात करने से मना कर देना, गलती से गुलेल का पत्थर छूट जाना, मरीज को बचाने का संकल्प परंतु दवा से मरीज की मृत्यु हो जाना। डिलिबरेट चॉइस। हालांकि गुण कुछ कार्य करने के लिए अभिनय या विघटन की आदतें हैं, लेकिन अरस्तु ने कहा कि इन आदतों को विशिष्ट अवसरों पर उचित आचरण में उलझाकर हासिल किया जाता है, और ऐसा करने के लिए यह सोचने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति विशिष्ट तरीके से क्या करता है, न तो विज्ञान में नियोजित प्रकार के प्रदर्शनकारी ज्ञान
और न ही शिल्प में लागू किए गए प्रकार के सौंदर्य निर्णय नैतिकता के लिए प्रासंगिक हैं। लेकिन सोच का एक विशिष्ट तरीका है जो अरस्तू के अनुसार नैतिकता के लिए पर्याप्त रूप से प्रदान करता है, व्यावहारिक बुद्धि या विवेक। यह संकाय अकेले व्यक्ति और सामुदायिक कल्याण के वास्तविक चरित्र को समझता है और मानव क्रिया के मार्गदर्शन के लिए इसके परिणामों को लागू करता है। सही तरीके से कार्य करना हमारी इच्छाओं को सही लक्ष्यों या अंत के बारे में सही विचारों के साथ समन्वित करना शामिल है। यह जानबूझकर तर्क करने का कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति में योगदान करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विचार करने के लिए एक जानबूझकर विकल्प बनाते हुए उस सीमा तक विचार करने के लिए कई कार्यों में से प्रत्येक पर विचार करना जिस तरह से वह अंत तक सबसे अच्छा बैठता है, और फिर स्वेच्छा से कार्रवाई में संलग्न होता है। हालांकि पुण्य बुद्धिमत्ता से अलग है, फिर भी पुण्य का अधिग्रहण उस बुद्धिमत्ता के अभ्यास पर बहुत निर्भर करता है। इच्छा शक्ति का कमजोर होना। लेकिन सही काम करना हमेशा इतना सरल नहीं होता है, भले ही कुछ लोग जानबूझकर गलत आदतें चुनते हैं। अरस्तु सुकरात के इस विश्वास से बहुत असहमत थे कि यह जानना कि जो सही है उसे करने में हमेशा परिणाम होता है। अरस्तु के दृष्टिकोण पर नैतिक आचरण के महान शत्रु उन अवसरों पर भी अच्छी तरह से व्यवहार करने में विफल होते हैं जब किसी के विचार में स्पष्ट ज्ञान होता है जो सही है। अव्यवस्थित एजेंट इच्छा शक्ति की एक तरह की कमजोरी से पीड़ित होते हैं जो उन्हें तर्क के अनुसार कार्यों को करने से रोकता है। यह बुद्धिमत्ता की एक साधारण विफलता प्रतीत हो सकती है, अरस्तु ने स्वीकार किया, क्योंकि अकर्मण्य व्यक्ति को सामान्य नैतिक नियम और उस पर लागू होने वाले विशेष मामले के बीच उचित संबंध नहीं लगता है। किसी तरह कुछ बड़ी खुशी की भारी संभावना किसी की धारणा को अस्पष्ट करती है जो वास्तव में अच्छा है। लेकिन यह कठिनाई अरस्तु ने धारण की पुण्य की उपलब्धि के लिए घातक नहीं होना चाहिए। मित्रता। नैतिकता के एक विशेष रूप से प्रभावशाली खंड में अरस्तु ने सामान्य रूप से मानव संबंधों की भूमिका और विशेष रूप से अच्छे जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दोस्ती पर विचार किया। दोस्तों के बिना कोई भी जीना पसंद नहीं करेगा, हालांकि उसके पास अन्य सभी सामान उपलब्ध हो सकते हैं। प्रत्येक के उद्देश्यों या लक्ष्यों के बीच अंतर करते हुए उन्होंने 3 प्रकार की मित्रताओं को अलग किया जो हम आमतौर पर बनाते हैं। पहला, खुशी के लिए दोस्ती तब बनती है जब 2 लोगों को पता चलता है कि उनकी किसी गतिविधि में आम दिलचस्पी है जिसे वे एक साथ अपना सकते हैं। उस गतिविधि में उनकी पारस्परिक भागीदारी प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक खुशी का परिणाम है जो कि अकेले करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर उपयोगिता पर आधारित एक दोस्ती तब सामने आती है जब 2 लोग किसी तरह से समन्वित गतिविधि में संलग्न होकर लाभ उठा सकते हैं। इस मामले में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि दोनों किस बात का उपयोग एक दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें कोई आनंद प्राप्त हो। तीसरा, अच्छे के लिए एक दोस्ती हालांकि अस्तित्व में आती है जब 2 लोग पूरी तरह से दूसरे की समग्रता को विकसित करने के लिए सामान्य गतिविधियों में संलग्न होते हैं। यहाँ न तो खुशी और न ही उपयोगिता प्रासंगिक है, लेकिन अच्छा हो यह प्रासंगिक है। सुख की प्राप्ति। अरस्तु ने सच्ची खुशी की उपलब्धि के अधिक विस्तृत वर्णन के साथ नैतिक जीवन की अपनी चर्चा को समाप्त कर दिया। खुशी अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है, उन्होंने तर्क दिया, क्योंकि यह प्रकृति की अपूर्णता से है। लेकिन सार्थक गतिविधियां अक्सर
अपने विशिष्ट सुखों से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमें अप्रिय लोगों के बजाय सुखद गतिविधियों में संलग्न होने के लिए हमारी प्राकृतिक पसंद द्वारा जीवन में सही मार्गदर्शन किया जाता है। सच्ची खुशी कार्रवाई में निहित है, जो पुण्य की ओर ले जाती है, क्योंकि यह अकेले ही सही मूल्य प्रदान करता है और न केवल मनोरंजन। इस प्रकार अरस्तु ने माना कि चिंतन नैतिक गतिविधि का उच्चतम रूप है, क्योंकि यह निरंतर, सुखद, आत्मनिर्भर और पूर्ण है। बौद्धिक गतिविधि में मनुष्य सबसे अधिक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जबकि सभी वास्तविक मानवीय गुणों को भी समझते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अरस्तु के ऊपर हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।